महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी उलटफेर हुआ। एनसीपी नेता अजीत पवार की बगावत के बीच अब सबकी नजरें शरद पवार पर टिकी हुई है कि अब पार्टी का अगला कदम क्या होगा। Tomorrow, but it comes at a time when his party has imploded. Majority of the MLAs are going with Ajit Pawar. मोहब्बत हो या सियासत, जब भी पलटती है मजा और हंगामा दोनों हो। कब सुबह पूरा हिंदुस्तान एसडीएम साहिबा के कथित सोनम बेवफा हो जाने पर चटकारे ले रहा था, वो अब अजित पवार में सोनम गुप्ता देख रहा है। जो अजित पवार कल सुबह तक महाविकास अघाड़ी में शामिल थे, वे दोपहर होते एकनाथ शिंदे के सरकार में शामिल हो गए हैं। दोस्तों देखते जाइए वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग है, अंत तक देखिए। एनसीपी नेता अजित पवार ने कई विधायकों के साथ अपनी पार्टी से बगावत करके महाराष्ट्र सरकार को समर्थन दे दिया है। अजित पवार को इस बगावत का तोहफा खुद के लिए उप मुख्यमंत्री और अन्य 8 बागी विधायकों के लिए मंत्री पद के रूप में मिला। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल का लंबा इतिहास है। अगर इसी विधानसभा की बात करें तो शिवसेना और भाजपा ने गठबंधन बनाकर 2019 का चुनाव लड़ा और फिर शिवसेना में भाजपा के पास 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की मांग रख दी। जब भाजपा ने इस शर्त पर आनाकानी की तो शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की गोद में बैठ गई और फिर काम संयुक्त सीट वाली एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के साथ सत्ता पर आ गई। है ना दिलचस्प, देखते जाइए। उद्धव मुख्यमंत्री बन गए। इस गठबंधन का नाम पड़ा महाविकास अघाड़ी। पहली बात तो ये कि इस सरकार का जन्म ही पाप से हुआ था। जो शिवसेना भाजपा के साथ लड़ी, वो चुनाव बाद विरोधियों में गोदी में चली गई। गठबंधन में साउथ पोल नॉर्थ पोल की दूरी वाली 2 पटरियां अब गलबहियां कर रही थी। शरद पवार इसके संरक्षक बने। 2022 में दूसरा सियासी भूचाल तब आया जब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के अंदर से बाला साहेब का एक शिव सैनिक बगावत कर बैठा और शिवसेना के 2 फाड़ कर दिया। ये वाला भूचाल थोड़ा बड़ा था, इतना ही उद्धव शिवसेना का सिंबल गंवा बैठे और नाम भी। बाला साहेब का शिव सैनिक एकनाथ शिंदे अब भाजपा के पाले में आ गए और नए महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री बन गए। परसों जो हुआ वो एनसीपी के 2 फाड़ होने की कहानी है, चचा भतीजे के अलग होने की कहानी। ये तो वक्त बताएगा कि एनसीपी अब शरद पवार की रहेगी या अजित पवार की। लेकिन सत्ता के लिए भाजपा को धोखा देने वाली पार्टी शिवसेना को तोड़ने के बाद अब भाजपा ने उसे भी तोड़ दिया है, जिसके बल पर शिवसेना ने उसे धोखा दिया है। पहली बात तो ये कि राजनीति में नैतिकता व्यवहारिक और वैचारिक जमीन पर तय होती है और जहां तोड़ फोड़ ही व्यवहारिक हो, वहां नैतिकता इन बातों से नहीं आकी जानी चाहिए। अब थोड़ा इस सियासी भूचाल के संभावित नतीजे पर सोच लें। ये वाला भूचाल जहां एक ओर राहुल गांधी शरद पवार के गठजोड़ को कमजोर करेगी, वहीं भाजपा पर शिंदे दबाव की काम भी करेगी। इसके अलावा शिंदे भले ही इस वक्त सीएम हो, लेकिन संख्या बल के मामले में वो अब कमजोर पड़ गए हैं, क्योंकि बीजेपी के पास अब अजित पवार के रूप में एनसीपी भी आ गई है। खेला हो रहा है ना। मौजूदा सरकार के पास कुल 166 विधायकों का समर्थन है। अगर शिंदे कैंप से 40 विधायक जाते हैं तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी? 126 हो जाएगी। अगर अजित पवार खेमे के 30 विधायकों को भी जोड़ लें तो भी सरकार के पास कितनी हो जाएगी? 156 विधायकों का समर्थन होगा, जो बहुमत से 11 अधिक होगा। सत्ता हासिल करना एक बात है, मगर उस कब्जे में रखना दूसरी बात। शिवसेना ने भाजपा से रिश्ता तोड़ने की जोरदार राजनीतिक चाल चलकर एक झटके में सत्ता हासिल कर ली। वह रिश्ता तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वहां पे
सिवाय इसके कि उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी। भले उसके पास भाजपा के 105 विधायकों के मुकाबले लगभग आधे 56 विधायक ही थे। भाजपा ने मना कर दिया तो वे यूपीए के पुराने घटकों की ओर मुड़ गए। उन्हें उद्धव ठाकरे को वह कुर्सी सौंपने में कोई मुश्किल नहीं थी। वैसे भी वह कुर्सी उनकी थी नहीं। शिवसेना उन्हें अपनी हार को जीत में बदलने का अप्रत्याशित उपहार दे रही थी। खोने को कुछ नहीं था उनके पास। उनके साथ व्यवहारिकतावादी राजनीति के महारथी शरद पवार थे, जिन्होंने सशंकित कांग्रेस को कायल कर दिया। अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद महाराष्ट्र में अब अगर सबसे अधिक चर्चा है तो वो है भाजपा का मुख्यमंत्री बनाए जाने का। यानी अब नए सियासी गुणा भाग के बाद एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के सितारे बुलंद नजर आ रहे हैं। दोस्तों, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेता माने जाते हैं ना, लेकिन उनके सामने संन्यास लेने की उम्र में राजनीतिक वजूद बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी के खत्म होने का हवाला देकर यह चुनौती दी थी। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। पवार के सामने भाजपा ने यह चुनौती उनके भतीजे अजीत पवार को अपने पाले खड़ा करके पेश की है। भाजपा ने यही चुनौती उद्धव ठाकरे के दल के नेता एकनाथ शिंदे को अपने पाले में खड़ा करके की थी। अब आगे देखते हैं होता है क्या। हमें तो इस बात से सुकून है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोगों की सरकार के नाम पर परिवार की सरकार का जो बड़ा तिलिस्म था वो अब खत्म हो रहा है। नो परिवारवादी। आप बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं कि हमें देश में कैसा नेता चाहिए? वो जो सिर्फ अपने बच्चों का सोचे, या तो वो जो सिर्फ अपने परिवार का सोचे, या फिर वो जो हमारे आपके और इस पूरे देश के एक बच्चे के बारे में सोचे, इस पूरे देश के बारे में सोचे। ये तय करना है। वक्त आ गया है दोस्तों कि एक बार फिर से आप डिसाइड कर ले कि आपको कैसा नेता चाहिए, आपको कैसा मुखिया चाहिए अपने देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, उस महाराष्ट्र के लिए जो महाराष्ट्र सिर्फ और सिर्फ सत्य और सनातन के लिए नाम जाना जाता था। बाकी आप खुद समझदार हैं। कंटेंट समझ में आ गया होगा आपको, सारे मैसेज समझ में आ गए होंगे, हमारे संदेश समझ में आ गए होंगे, और क्या होने वाला है ये तो हम जब समझेंगे तब आपको समझाएंगे। जब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपना लाइक शेयर कमेंट का बटन यूं ही दबाते रहिए और संदेश यहाँ वहाँ फैलाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।